हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट वीडियो है, पूरा का पूरा कंटेंट विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। बस आपको एंड तक इस वीडियो को देखने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। इसको पहले जस्टिफाई करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं ताकि इस चैप्टर को हम कभी भूल ना पाए। इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लिखा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, यहां पर एक वर्ड यूज किया है ईव। ईव का मतलब होता है वैसे तो इवनिंग, इवनिंग की शॉर्ट फॉर्म है। इवनिंग को बोलते हैं शाम, लेकिन कवि की कल्पना में एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यहां पर चैप्टर का नाम लिखने वाला बंदा ईव को कुछ और बोलना चाहता है। यह शाम नहीं बोलता, इसको बोलता है टाइम। तो इस चैप्टर का पूरा नाम सही तरीके से यह बनता है इंडियन इकोनॉमी आजादी के टाइम पर कैसी थी। और अगर इंप्रूव करके सोचो तो आजादी के टाइम पर हमारे देश के क्या हालात थे। इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन कंट्री। अब आपको पता है हमारे देश पर काफी सालों से अंग्रेजों ने राज किया। फिर अंग्रेज हमारे देश को 1947 में छोड़ के चले गए। जब वो हमारे देश को छोड़कर चले गए, वो है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का टाइम। उस टाइम पर हमारे देश के क्या हालात थे, यह चैप्टर का टाइटल है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना यह भी है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए ही नहीं थे, तब हमारा देश कैसा था, अंग्रेज हमारे देश में आए क्यों, फिर अंग्रेज जब छोड़ के चले गए तो क्या हालात थे इंडिया के। बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो अंग्रेज कौन? ये ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं, यूरोप के ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोग। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। लगभग ये सन 1600 में बनाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया में बिजनेस करती रही। और क्या ये हमारे देश पे राज कर रही थी? ये राज इन्होंने बहुत सालों बाद शुरू किया। ऑफिशियल लेवल पे बोलते हैं, आपको फैक्ट भी याद रखने की जरूरत है। 1757 में अंग्रेजों ने वॉर किया, बैटल की। कहां पर? बंगाल में एक जगह है, प्लासी बोलते हैं उसको। प्लासी के अंदर लड़ाई की, प्लासी के नवाब सिराजुद्दौला से। और अंग्रेज ये युद्ध जीत गए और अंग्रेजों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब हम इंडिया के ऊपर राज करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने 1757 से इंडिया पे राज करना शुरू कर दिया था। अब देखो जी, 1757 से कब तक राज किया? 1947 तक। तो ये कितना टाइम हो गया? तो इट इज अराउंड, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 190 ईयर्स। तो कोई कोई बोलता है ना अंग्रेज हमारे देश में 200 से ज्यादा साल तक राज करके गए हैं। नहीं नहीं भाई, जो ब्रिटिश राज था वो ऑलमोस्ट 190 ईयर का था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अंग्रेजों में एक थोड़ा सा चेंजेस आया। 1757 से लेकर 1857 का टाइम यहां पर इंडिया पे राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अंग्रेजों ने बनाई थी। तुम सोच रहे हो कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे बहुत फायदे हैं इस चीज के, जानो जरा। लगता है कि हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ऐसी हिस्ट्री जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, बहुत काम में आएंगे। तो 1857 में झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन सब ने विद्रोह कर दिया था। 1857 का रेवोल्यूशन आपको याद होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई। इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1858 में एक नई बदलाव हुआ। ब्रिटेन की सरकार जो ब्रिटेन में थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोली कि तुम्हारे होते हुए इंडिया के अंदर विद्रोह हो गया, तो तुम अब भाग जाओ यहां से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया इन्होंने। अब सीधा ब्रिटेन की सरकार इंडिया पे राज करने लगी। तो 1858 से 1947 ब्रिटेन की गवर्नमेंट यहां पर आई। जो सरकार ब्रिटेन में चल रही थी वही
हमारे देश पे राज करने लगी। तो कुल मिला के ये भी ब्रिटिशर्स थे, वैसे तो ये भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन एक फेज था इन दोनों के बीच में, गैप था, जो आप बच्चों को पता होना चाहिए। अब बच्चा बोलेगा सर यार ये ब्रिटेन बोलते हैं, कभी यूके बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? दोस्तों थोड़ा डिफरेंस है, आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी भी हो। देखो जी, ये ब्रिटेन का एक नक्शा बना हुआ है, इधर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ में एक छोटी सी कंट्री है वेल्स, इधर आपको स्कॉटलैंड दिखाई देगा, और ये बड़ा आयरलैंड है। आयरलैंड के दो टुकड़े हैं, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है सिर्फ आयरलैंड, ठीक है। तो आप देखो, जब मैं इंग्लैंड और वेल्स को मिला देता हूं तो इसको बोलता हूं ब्रिटेन, ठीक है। जब मैं वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन तीनों को मिला देता हूं तो इसको बोलता हूं ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान रखना, कभी ब्रिटेन वर्ड यूज करते हैं, कभी ग्रेट ब्रिटेन वर्ड यूज करते हैं। तो इन तीनों को मिला दिया, और इनके बीच में कुछ आइलैंड्स हैं बीच बीच में, वो भी इनमें शामिल होते हैं, उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसमें आयरलैंड को भी मिला देता हूं, आयरलैंड का एक पोर्शन मिला देता हूं, तो वो प्लस कर दिया तो मैं इसको बोलूंगा यूके। तो यूनाइटेड किंगडम बड़ा है एज कंपेयर टू ब्रिटेन। तो लेकिन हम बात करते हैं फिर भी ब्रिटिश राज की, अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछेगा, भाई जो ये अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, ये 1757 में ही क्यों आए? ये उससे 100 साल पहले या उसके 100 साल बाद क्यों आए? सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा दोस्त। 18वीं सदी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर अंग्रेजों के देश में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? वहां पर इंडस्ट्रीज लगातार इंक्रीज हो रही थी। इंडस्ट्रीज का मतलब फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पर लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो अंग्रेजों को फैक्ट्री में सामान बनाना था, कोई फिनिश्ड गुड बनानी थी, जैसे कि मान लो शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, फर्नीचर बनाना है। इन सब के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो रॉ मटेरियल था वो अंग्रेजों के देश में सफिशिएंट नहीं था। तो वो अलग अलग देशों पर राज करने लगे। ऐसे ही इंडिया के ऊपर उन्होंने राज किया। तो कोई पूछे कि अंग्रेज इंडिया में क्यों आए थे, तो आप बताओगे वो अपने देश में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको प्रमोट करने आए थे। तो सही शब्द क्या यूज किए जाते हैं इसके लिए? अंग्रेजों का इंडिया में आने का एक सोल मतलब सिंगल मोटिव यही था कि वो अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहते थे। कौन से देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट? अंग्रेजों का। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसों का इंटरेस्ट। और पैसों का इंटरेस्ट कैसे सेटिस्फाई होता है? जब उस देश का जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी कब बढ़ता है? जब उस देश में फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगता है तो जीडीपी बढ़ता है, उस देश की इनकम बढ़ती है, उस देश के पास पैसा आता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1 नंबर का बन जाता है कि अंग्रेज इंडिया में क्यों आए थे। लिखा है सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो लिखा है यहां पर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। अंग्रेज चाहते थे उनके देश में जो फैक्ट्रीज हैं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचा रहे, सेफ रहे, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, और वो प्रमोट होता रहे, डेवलप होता रहे, रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रादर देन मतलब वो इंडिया की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे सिर्फ उनके देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाइड हो। अब यहां पर एक वर्ड लिखा मिल गया। आप सोचोगे कॉलोनियल रूल क्या होता है? देखो जी, जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है, तो जैसे कि मान लो ये मैं बोल रहा हूं ब्रिटेन ने इंडिया पर राज किया, तो दोस्त जो राज करने वाला देश होता है इसको बोलते हैं रूलर या रूलिंग कंट्री, और जिस पर राज करते हैं इसको बोलते हैं कॉलोनी। तो रूलिंग कंट्री और कॉलोनी के बीच में एक राजा और गुलाम वाला रिश्ता हो गया। इस रिश्ते को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म बोल लो या कॉलोनियल रूल बोल दो। आपसे पूछ भी सकता है कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग कंट्री एंड कॉलोनी कंट्री। दैट्स इट। बहुत आसान है, लेकिन इतना लप्पू सा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता। खैर, ये तो पर्पस सेट है कि अंग्रेज हमारे देश के अंदर ट्रेड करने आए थे, कोई ऐसा घूसम पट्टी चाटे वाटे मारने किसी को नहीं आए थे। लेकिन उनका मेन पर्पस यही था कि भैया इंडिया से जितना बिजनेस हो सके उतना बिजनेस ले लो, बस यही पर्पस था। तो अब देखते हैं, जब अंग्रेज हमारे देश में थे ही नहीं, ठीक है, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर नहीं गए थे, 1947 से पहले की बात कर रहा हूं, है ना, अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर नहीं गए थे ना,
1947 से पहले की बात कर रहा हूं। तो हमारा प्यारा देश भारत कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। ये लाल रंग का हमारा देश भारत है। इधर पाकि चोर भी हमारे साथ थे। ये इधर देखोगे बांग्लादेश और एक म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं, ये वाला देश भी हमारे साथ था। ये हमारा पूरा बड़ा देश था। ये वाला रीजन भी आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, ये हमारे साथ ही था। बड़ा पूरा भारत देश था। अब देखेंगे आप कि ये मान लो लाल रंग का इंडिया है, पूरा बड़ा इंडिया है। जब अंग्रेज हमारे देश में आते थे तो यार अंग्रेज इधर का ही है, इधर का ही ब्रिटेन है नक्शे के हिसाब से। तो हमारे देश में वो कैसे आते थे? आते थे काफी सारे देशों से होकर इंडिया में आते थे। जहां उनको जाना है वहां जाते थे, काफी सारे देशों से होकर आते थे। बहुत लंबा उनको टाइम लगता था। और वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे। बेसिकली रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल होता है जिससे तुम किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बना सकते हो। जैसे कि इंडिया से कॉटन ले गए तो कॉटन की उन्होंने टी शर्ट बना दी या शर्ट बना दी। इंडिया से सिल्क ले गए तो वहां सिल्क की साड़ी बना दी, है ना? ऐसे तो मान लो इंडिया से जूट ले गए, जूट की बनती है रस्सियां, तो वहां जाके उन्होंने रस्सियां बना दी। बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो यार उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत लंबा रूट है, तो अंग्रेजों ने एक रास्ता बनाया पानी का। ये नीले रंग का सारा समुंदर है, सारा समुंदर है। तो अंग्रेजों ने पानी का रास्ता बना दिया। पानी का रास्ता थोड़ा तेज होता है, शिप से जहाजों से आना जाना होता है, उससे अंग्रेजों का टाइम बच गया इंडिया से ट्रेड करने का। चलो जी देख लेते हैं कैसा रास्ता बनाया। ये लो जी रास्ता आपको दिखा रहा हूं। अब देखो इंडिया को मैंने थोड़ा सा यहां पर छोटा कर दिया, ये इंडिया है समझाने के लिए। अब मान लो यहां पर ब्रिटेन है, लंदन बना दिया। इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो यहां से सीधा मुंबई की तरफ जा रहा था। ये पानी का रास्ता, बीच में से थोड़ी सी जगह है तोड़ी, ये तोड़ी, तोड़फोड़ करी है और पानी का रास्ता निकाल दिया। ये लगभग 11,600 किलोमीटर नहीं, हां 11,600 किलोमीटर का रास्ता बना दिया इन्होंने। पहले अंग्रेज कैसे आते थे? अंग्रेज या तो यहां से होकर आएंगे काफी सारे देशों से इंडिया में, या फिर इतना लंबा रूट घूमकर आते थे जो इनको 19,800 किलोमीटर का पड़ता था। तो पानी का रास्ता पहले इन्हें लंबा पड़ता था और पानी के रास्ते से ही ट्रेड होता था। अलग अलग देशों से गुजरना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, वहां भी बहुत सारी बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस होती थी। तो अंग्रेज इसी रास्ते से आते थे। पहले इतना लंबा रास्ता उन्होंने छोटा कर दिया, यहां से बीच में से निकाल दिया रास्ता। यह रास्ता आज भी है, इस रास्ते को सुएज कैनाल बोलते हैं। पानी के अंदर एक रास्ता बनाया गया है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बताओ सुएज कैनाल अंग्रेजों ने कौन से वर्ष में बनाई? तो सुएज कैनाल मेरे दोस्त 1869 में बनाई। सुएज कैनाल एक वाटरवे है, पानी का रास्ता है जो ब्रिटेन को इंडिया से लिंक कराता है। इसकी लेंथ कितनी है? 11,600 किलोमीटर। बस इतना क्वेश्चन ध्यान रख लेना। ओके रिपोर्टर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में जो चीजें आपको पढ़नी है अंग्रेजों के राज की वजह से। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है भाई, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट अब ज्यादा सुपीरियर रहेगा, जो अब आप आगे देखने वाले हो, सुनने वाले हो मेरी बातों को। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तब हमारा देश कैसा था, यानी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इंडिपेंडेंट इंडिया की। हमारा देश कैसा था? आजाद था। जैसे आज के टाइम में हम बहुत सारा सामान फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं, फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए भी नहीं थे तो हमें किसी से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं थी। हर एक चीज हमारे देश में बनती थी। हम खुद इंडिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। हर एक चीज हमारे देश में बनती थी, सफिशिएंट बनती थी, आत्मनिर्भर थे। और एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे देश में। एग्रीकल्चर सबसे मेन प्रोफेशन था। तो इंडिया बिल्कुल हरियाली वाला था, बहुत सारा प्रोडक्शन इंडिया में होता था जितना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंडिया हाथ से बनी हुई चीजों के लिए बहुत फेमस था। इंडिया में जो हस्तकला का काम है ना, उसे हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडलूम बोल सकते हो। तो हाथ के वर्क के लिए इंडिया बहुत फेमस था। बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे वो अलेक्जेंडर क्यों ना हो, सिकंदर का नाम सुना है ना। जैसे आज के टाइम में लोग कहते हैं मुझे गुची, अरमानी, लुई विटॉन ये पहनना है। पहले कहते थे बड़े बड़े राजा, हमें तो यार वो ड्रेस पहननी है जो इंडिया में बनी हो। तो इंडिया के हाथ से बनी हुई चीजें बहुत फेमस थी। ये जो अंगूठियां देखते हो लोग आजकल हाथ में पहनते हैं, इसे बोलते हैं अंगूठी के अंदर लगा हुआ पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, बहुत महंगे महंगे पत्थर होते हैं। ये इंडिया में बनते थे, बहुत कलाकारी के था। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, अंग्रेजों की एंट्री से पहले इंडिया के हालात क्या थे? तो वो देख लो, यहां लिखा है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एडवेंट का मतलब होता है एंट्री।
इंडिया में अंग्रेजों की एंट्री से पहले इंडिया कैसा था? एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, आत्मनिर्भर भारत था। ओके, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर ही सबसे मेन सोर्स था। अगला, इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हां, अंग्रेजों ने जब इंडिया के ऊपर राज करना शुरू किया तो हैंडीक्राफ्ट को टारगेट करके बर्बाद कर दिया था। वो बर्बादी क्या थी बताऊंगा आगे। तो जैसे कि हैंडीक्राफ्ट में कॉटन, सिल्क, मेटल, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स के लिए इंडिया बहुत जाना जाता था। लिटरली इंडिया बहुत फेमस था दोस्तों। अब ये तुम पढ़ चुके हो कि अंग्रेज इंडिया में क्यों आए हैं। अब तुम्हें देखना है दोस्त कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, कब चले गए? 1947 में। तो लगभग 1947 के आसपास इंडिया के हालात कैसे थे? अब बच्चा बोलेगा यार इंडिया के हालातों को तो मैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आपके लिए कोर्स बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है। आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये 6 पॉइंट पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी मेन फोकस ऑफ चैप्टर इन 6 पॉइंट पे रहने वाला है कि आजादी के टाइम पर जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो हमारे देश में एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रीज के क्या हालात थे, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या हालात थे, और ये नीचे 3 आइटम लिखे, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब तब बताऊंगा जब पढ़ा रहूंगा। एक एक करके एक एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। ये एक एक सेक्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है, इन 6 में से कोई भी एक सेक्टर के बारे में पूछ लेगा 3 से 4 नंबर में आपसे। तो पॉइंट पहला यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे। देखो जी, लो जी, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में 2 बात पढ़नी है कि अंग्रेज जब हमारा देश छोड़कर चले गए, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टेट कैसी थी। स्टेट मतलब हालात कैसे थे, कंडीशन कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद भाई थे तो बहुत बुरे हालात, इस बुरे हालात के रीजन क्या थे, कॉजेस क्या थे। ये 2 पॉइंट तुमने पढ़ लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको टॉपिक खत्म करने हैं। ओके, रिपोर्ट है। तो दोस्त अब आप मेन बात को समझना जरा। पहले पूरी स्टोरी बताता हूं, अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अंग्रेजों को चाहिए था अपने देश में फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल। तो व्हीट और राइस ये फूड ग्रेन्स होती हैं, ये रॉ मटेरियल तो होता नहीं है। तो उन्होंने व्हीट और राइस जैसी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को कम करवा दिया, उसकी जगह पर उन चीजों का प्रोडक्शन करवाया जिस चीजों का फैक्ट्री में काम आए, जो बिजनेस में काम आए। जैसे कि उन्होंने सिल्क, कॉटन, जूट और इंडिगो जैसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान दिया। एक देश की जो सरकार होती है ना, वो उस देश के एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए बहुत कुछ करती है, डेवलपमेंट करती है, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है कि भैया ये टेक्निक आ गई है, आप इस वाली टेक्नोलॉजी से अब फसल की कटाई कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा, ये वाले बीज यूज करो, ये वाले सीड्स यूज करो, नुकसान नहीं होगा खेती को, ये वाली दवाई डालो, ऐसे करो वैसे करो, सरकार बताती है। अंग्रेजों ने घंटा नहीं किया इंडिया देश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। बस उन्होंने अपना स्वार्थ देखा कि भाई यहां पे लगातार प्रोडक्शन करवाते रहो। और एक गंदी बात बताता हूं, जब हम इंडिगो, जूट, कॉटन जैसी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं ना, लैंड पे, खेत पे जब इन चीजों का प्रोडक्शन करते हैं तो लैंड की प्रोडक्टिविटी पावर कम होती है, लैंड की फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन, वो कम होता है। देखो जब इंसान बड़ा होता है, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम खाना खा के बड़े होते हैं। खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रफेज होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है खाने में, वो खा खा के हम बड़े होते हैं। ऐसे ही जो पौधा बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होता है, वो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से बड़ा होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जमीन में होते हैं। जब एक पौधा बड़ा होगा तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जमीन से कंज्यूम कर चुका होगा, है ना, बड़ा हो गया वो। फिर उस पौधे को जब तुम काटोगे तो नए वाला पौधा उगाओगे, वो भी जमीन से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे जमीन से न्यूट्रिएंट्स खत्म होते रहते हैं। जो ये क्रॉप्स होती है, इंडिगो, कॉटन, जूट, इनको बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि बिजनेस के काम आती है तो कॉमर्स बोल दिया, कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करती है, जल्दी से जमीन को बंजर कर देती है, उसका उपजाऊपन खत्म कर देती है। तो ऐसा होना चाहिए, एक साइंटिफिक पैटर्न होना चाहिए क्रॉप्स का भी। आप एक ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करो जिससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो रहे होंगे, फिर एक ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करो
जिससे कम न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जमीन के, क्योंकि जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनते भी रहते हैं, ठीक है ना, बनते भी रहते हैं। तो ज्यादा कंज्यूम वाली चीज को जब प्रोड्यूस कर लिया तो फिर वो वाली चीज प्रोड्यूस करो जिससे कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम होंगे, राइट। ये पैटर्न होना चाहिए। अंग्रेजों ने कुछ भी फॉलो नहीं किया, बल्कि अंग्रेज बहुत शाने थे। उन्होंने हमारे देश में जो फार्मर्स थे उनसे टैक्स वसूलना और शुरू कर दिया। भाई साहब देखो टैक्स कैसे वसूलना शुरू कर दिया, इसके भी सिस्टम पढ़ो। जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये हर एक लैंड के फार्मर से, जो भी वहां पे सॉइल की जोताई कर रहा था, जोताई मतलब टिलिंग करने वाले लोगों को टिलर्स बोलते हैं, तुम फार्मर ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर। भाई हर एक फार्मर से इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। फार्मर दे रहे हैं इनको टैक्स को बोलते हैं लगान, ठीक है जी। जहां हर एक फार्मर से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं था, भाई स्टेट टू स्टेट, इलाका टू इलाका डिपेंड करता है, जहां पर वो हर एक फार्मर से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां पर उन्होंने फार्मर्स के ग्रुप बना दिए। भाई एक ग्रुप का एक हेड बना दिया। मान लो ये एरिया है, इस एरिया में 4 ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो ये अंग्रेज इन ग्रुप्स के हेड से रेंट लेते थे। रेंट यानी टैक्स लेते थे। टैक्स बोल दो, लगान बोल दो, रेंट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, जबरदस्ती का, है ना, ग्रुप के हेड से। चलो जी, जहां पर वो ग्रुप नहीं बना सके उन्होंने पूरे गांव का एक हेड बना दिया। गांव के अंदर छोटे छोटे ग्रुप को बोलते हैं महल, और पूरे गांव का जो या पूरे बड़े एरिया का जो हेड बनाया उसे बोलने लगे जमींदार। तो अंग्रेज जो टैक्स लेते थे फार्मर से, तो एक तो अलग अलग फार्मर से टैक्स लेते थे, फार्मर को बोलते हैं रियोत। तो ये वाला सिस्टम कहलाता है रियोतवाड़ी सिस्टम। जहां ग्रुप से टैक्स लेते थे वहां महलवाड़ी सिस्टम, महल का मतलब ग्रुप होता है। जहां पूरे गांव में अलग अलग बंदे से नहीं लेते थे, ना ही ग्रुप बना रखे थे, इसका ही पूरा हेड बना दिया जमींदार, तो इसे बोलते थे जमींदारी सिस्टम। तो अंग्रेजों ने 3 सिस्टम इंडिया में चला दिए। ये तीनों के तीनों ऐसे सिस्टम थे जिससे अंग्रेज लगान यानी टैक्स लेंगे, लगान यानी टैक्स लेंगे। तो इन सभी सिस्टम को बोलते हैं हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। यानी लैंड से, इन सबकी लैंड से ये अर्निंग कर रहे थे, जो अर्निंग के तौर पर रिसिप्ट आती है उसे रेवेन्यू बोला जाता है। तो लैंड से ये रेवेन्यू कमा रहे थे, जबरदस्ती हमारे ऊपर राज करने लगे थे ना। इनमें सबसे फेमस कौन सा था? इन तीनों में सबसे फेमस सिस्टम था जमींदारी सिस्टम, इसलिए बुक में बार बार इसका नाम ज्यादा लिखा हुआ है। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम कितने थे? 3 थे, 1 2 3। सबसे फेमस कौन सा था? ये वाला था। तो इसकी बुराइयां बहुत की गई हैं। जमींदारी सिस्टम बहुत गंदा भी था। क्यों? देखो भैया, अंग्रेज क्या करते थे, बोलते थे मान लो एक ये विलेज है, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, अंग्रेज ने बीच में एक बंदा बना दिया जमींदार। इस जमींदार को बोला कि भैया मेरे को तू 10% टैक्स देगा, ठीक है जी, ठीक है, और बोला तू इनसे जितना मर्जी ले ले। तो जमींदार मान लो यहां से ले रहा 50% टैक्स, अंग्रेजों को दे रहा 10% टैक्स, ऐसे कर रहा था ये। और ब्रिटिशर्स ने ये भी बोला कि तू जितना मर्जी ले ले यहां से, तेरे को कोई परेशान करेगा, ये मारेंगे पीटेंगे तो ये अपनी आर्मी ले आएंगे, इनकी पावर थी। तो जमींदार की धाक चलने लगी गांव में, गांव के लोग डरने लगे। जमींदार एक तरीके से ब्रिटिशर्स का चेला बन गया, एजेंट बन गया। तो जो जमींदारी सिस्टम था ना वो बहुत गंदा था। एक तो इसका डिसएडवांटेज ये था, ये बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, और भाई यहां पर टर्म एंड कंडीशन बहुत गंदी थी। जमींदार बोलते थे ब्रिटिशर्स के कहने पे, अगर कोई फार्मर अपना रेंट टाइम पर नहीं दे पाया, लगान टाइम पर नहीं दे पाया, तो उसकी जमीन हड़प लेंगे। यानी इस फार्मर की जमीन के जो मालिकाना हक है, ऑनरशिप राइट है, वो ग्रैब कर लेंगे। ग्रैब करने का मतलब होता है हड़पना, हथियाना। बहुत ज्यादा सख्त टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो कुल मिला के और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखोगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर की स्टेट कैसी थी, तो आप एग्रीकल्चर की स्टेट कैसी थी, तो आप बताओगे एग्रीकल्चर की स्टेट बहुत बेकार थी, इसे बोलते हैं स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है बहुत स्लो, एग्रीकल्चर में ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, और
इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। एग्रीकल्चर कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, तो खेती में पानी तो चाहिए होगा, तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था। अंग्रेजों ने कोई ट्यूबवेल नहीं लगवाया, हमारे नदी नहरों को खेतों से कनेक्ट नहीं करवाया, इरिगेशन फैसिलिटीज पे कोई जोर नहीं दिया इन्होंने। तो हमारे देश के अंदर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रोडक्शन करने की पावर एग्रीकल्चर में धीरे धीरे कम होती चली गई। तो स्टेट के अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से? एग्रीकल्चर की स्टेट कैसी थी, 3 पॉइंट आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश किए गए हैं। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? तो पॉइंट नंबर 1 कहते हैं मेन सोर्स ऑफ लिविंग अभी भी एग्रीकल्चर ही था। मोर देन 85% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी या तो सीधे या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर में 85% लोग काम कर रहे थे। इस टाइम एग्रीकल्चर के अंदर तो 72.7% लोग काम कर रहे थे। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा। लेकिन देखो, एक घर के अंदर 5 बंदे हैं, एक ही बंदा नौकरी कर रहा है, तो इस नौकरी पे कितने बंदे डिपेंडेंट हो गए? एक तो ये अकेला, ये 4 और, है ना? तो ये डायरेक्टली डिपेंड हो गया, ये 4 बंदे इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए। तो एक नौकरी पे 5 बंदे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही मान लो कि इंडिया के अंदर 70 से ज्यादा % लोग एग्रीकल्चर में थे, लेकिन डिपेंडेंट कितने थे? 85%, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली के और भी मतलब होते हैं, या तो एग्रीकल्चर से वो कुछ और प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है, चलो जी। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था, लो लेवल की प्रोडक्टिविटी थी और पूरा डिपेंडेंट था मॉनसून के ऊपर। मॉनसून के ऊपर बारिश, मॉनसून का मतलब क्या हुआ? बारिश, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंसी थी। बस। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो पूछ लेगा एग्रीकल्चर सेक्टर की लो लेवल की प्रोडक्टिविटी होने के रीजन क्या थे, या एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टैग्नेंसी के रीजन क्या थे। तो आप सीधा बोलना, एक तो ये जमींदारी सिस्टम, ऊपर से अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च किया गया कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, धीरे धीरे बताता हूं। आपसे अगर पूछ लिया इसके कॉजेस क्या थे, किसके? स्टैग्नेशन के या फिर लो प्रोडक्टिविटी के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तो क्या रीजन थे? पहले नंबर का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम 3 चलाए थे। सबसे फेमस कौन सा था? सबसे फेमस था जमींदारी सिस्टम। तो ब्रिटिश रूल में यह सिस्टम चलता था, जहां पर कल्टीवेटर्स को यानी फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। कैसे? 3 तरीकों से। यह अकेला 3 पॉइंट में बन सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 तरीकों से अंग्रेजों ने इंडियन फार्मर्स यानी कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया। पहला तरीका क्या था? ये बहुत हाई रेंट या लगान चार्ज करते थे। दूसरा, अगर कोई बंदा डिले कर देगा रेंट पेमेंट में, टाइम पर पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो उसको सजा मिलेगी या फिर उसकी जमीन हथिया ली जाएगी, जमीन के ओनरशिप राइट्स ग्रैब कर दिए जाएंगे। और कहते हैं अंग्रेजों ने इंडिया की जमीन के लिए घंटा कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये दे डिड जीरो एफर्ट्स किए हैं। किस चीज के लिए? इंप्रूवमेंट के लिए। उन्होंने इंडिया की लैंड को इंप्रूव करने की कोई कोशिश ही नहीं की। भाई वही चला रहे थे हमारे देश को, तो सरकार उन्हीं की थी। जो भी सरकार होती है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण दिया हुआ है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स। अब कोई भी चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर को अच्छा सक्सेसफुल रन करने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पानी यानी इरिगेशन, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं की, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर यूज किया। तो इससे कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर र्यून हो गई। र्यून मतलब बर्बाद हो गई। और तीसरा पॉइंट अलग से आता है पेपर में, यह अकेला भी पूछ लेते हैं। अंग्रेजों ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है फूड ग्रेन जैसी क्रॉप्स को छोड़कर बिजनेस वाली क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा करवाना, है ना। तो बिजनेस वाली जो कमर्शियल क्रॉप्स है उसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर? इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। इंस्टीड का मतलब बदले में, फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना। और इसकी वजह से क्या हुआ? जब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो जमीन की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी गिर जाती है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लेगा कमर्शियल क्रॉप का एक आधा एग्जांपल दो, तो इंडिगो, कॉटन, जूट। फूड क्रॉप का एक आधा एग्जांपल दो, राइस, व्हीट, ये सब होते हैं। बाकी ये सब आपके पढ़ने के लिए। ओके, रिपोर्ट है।
एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया। मैंने बोला कि इस चैप्टर का जो पूरा फोकस होगा वो 6 आइटम्स पे होगा। ठीक है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया, ये 6 आइटम्स है हमारे पास, इसमें से ये फिनिश्ड है। अगला पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर ये 4 और बचेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा सर्विस सेक्टर, उसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। यहां पर बात करते हैं फैक्ट्रीज की। तो अंग्रेजों ने इंडिया में इंडस्ट्री सेट होने दी या नहीं होने दी? अंग्रेजों ने इंडियन इंडस्ट्रीज का किया क्या? देखो जी भैया, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आए तो इंडिया बहुत फेमस था पहले तो। किस चीज के लिए? इंडिया हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजों के लिए बहुत फेमस था। इस चीज की इंडस्ट्री थी इंडिया में। इंडिया हाथ से बनाया हुआ माल अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट भी करता था। किस किस को? श्रीलंका को। श्रीलंका को उस टाइम सिलोन बोलते थे। पर्शिया को उस टाइम ईरान बोलते थे। चाइना को भी एक्सपोर्ट करता था इंडिया, बहुत चीज एक्सपोर्ट करता था। अंग्रेजों ने क्या किया? जो इंडिया का हाथ से बना हुआ सामान था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। टैक्स को टैरिफ भी बोलते हैं। मान लो इंडिया किसी देश को ये 100 रुपए का बेचना चाहता है, इन्होंने लगा दिया 500 का टैरिफ, तो अब उस देश को ये 600 का पड़ेगा। तो कोई क्यों खरीदेगा इंडिया का हाथ से बना हुआ सामान जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया? तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का माल इन्होंने एक्सपेंसिव कर दिया, जिससे इनका माल नहीं बिक रहा था, बिजनेस बर्बाद होने लगे। दूसरा, मान लो हाथ से बने हुए सामान से ज्यादा कूल या गुड लुकिंग सामान वो होता है जो मशीन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा, नानी या दादी ने आपके लिए ऊन से, वूल से एक स्वेटर बना दिया, आप वो पहनोगे या फिर वो जो मशीन से बनी हुई जैकेट है? आप खुद को पहचानो। फैशन के चक्कर में जैकेट्स पहनते हैं ना, तो यहां पर यही चक्कर है कि अंग्रेजों ने मशीन से कुछ गुड्स बनाई, तो जो मशीन से सामान बनता था उस सामान से इंडिया का हाथ से बना हुआ सामान कंपटीशन नहीं कर पाता था। तो यह भी हाथ से बने हुए सामान की बर्बादी का कारण था। अब अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवे लॉन्च कर दी 1850 में। 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ इंडिया में। रेल का इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेज अपने बिजनेस के लिए करते थे। कश्मीर से जाना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जाना है बंगाल, बंगाल से जाना है गुजरात, तो ये रेल का यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। इंडियंस को ट्रेड करने के लिए यूज करने नहीं देते थे। तो अंग्रेजों का सामान जल्दी जल्दी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिकता था, इंडिया का नहीं बिक पाता था, तो इसलिए इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया। दूसरा, इंडस्ट्रीज के बारे में 2 बातें पढ़नी है। एक तो हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया, दूसरा इंडिया में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री इन्होंने पनपने ही नहीं दी। बहुत कम मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में पनपी है। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, यही बनी थी। और 1940s के बाद जब अंग्रेज जा ही रहे थे छोड़कर, तब कुछ पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया में बनी थी, वरना कोई बड़ी हैवी इंडस्ट्री इन्होंने इंडिया में बनने दी नहीं। क्या था? अगर मैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करूं तो यार देश के अंदर दोनों तरीके की इंडस्ट्री होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डेली तुम दुकान से खरीद के लाते हो, है ना। टूथपेस्ट खरीद के लिए आए, या क्रीम खरीद के लिए आए, टॉफी खरीद के लिए आए, चिप्स खरीद के लिए आए। एक होती है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें मशीनें बनती है। जिस देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा होती है ना, वो देश ज्यादा तरक्की करता है। तो इंडिया में उन्होंने मशीनें नहीं बनने दी। मशीनें बनती तो फिर मशीनों से हम प्रोडक्शन करते, वो बनने नहीं दी इन्होंने। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर सिस्टम के बाद सीधी सीधी बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें कि कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, बंगाल के अंदर। बंगाल उस टाइम इंडिया में ही था, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद बंगाल से बांग्लादेश हटके अलग हो गया। और कुछ कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज भी थी इंडिया के अंदर। बिल्कुल मानते हो, जूट ये होता है जिससे रस्सियां बनती है, कट्टे बनते हैं। कॉटन तो रुई होती है, इससे कपड़े बनते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालात मैंने आपको बताया। अब दोस्त, एक पॉइंट बच्चे हमेशा छोड़ के जाते हैं। इट इज अबाउट कॉटन की एक स्पेशल वैरायटी है जिसे बोलते हैं मसलिन या मुस्लिन। 1 नंबर का फैक्ट है, कहता है बंगाल के अंदर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ों की इंडस्ट्री। तो यहां पर कॉटन की एक बहुत सारी वैरायटी होती है। कॉटन के अंदर बहुत सारी टाइप होती है। मुस्लिन होती है जो सबसे फेमस थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस थी।
और ये दक्कई मुस्लिम कहलाती है। क्या? दक्कई मुस्लिम। क्यों? क्योंकि ये ढाका में थी। ढाका इस टाइम बंगाल में नहीं है, बांग्लादेश में चला गया। तो दक्कई मुस्लिम पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस था। इसको राजा लोग उस टाइम क्या बोलते थे? फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम है। और इसको मलमल बोलते थे। कोई कोई इसको मलमल खास बोलता था, कोई कोई इसको मलमल शाही बोलता था। एक छोटा सा है बस ये, मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स भी इसको पसंद करते थे। बहुत स्पेशल क्वालिटी की चीज थी, ये आपको जानना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करो तो अंग्रेजों ने हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात कैसे रखे? एक तो डिस्ट्रक्शन कर दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, हाथ से बनी हुई इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन कर दिया। कैसे? इसके लिए आप देखोगे 3 पॉइंट जिम्मेदार है। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव होता है। अंग्रेजों ने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पर ज्यादा टैक्स लगा दिया और अंग्रेजों ने खुद के सामान पर टैक्स कम लगाया, तो भेदभाव हो गया। तो इंडिया का सामान महंगा हो गया, तो महंगा सामान कम बिकेगा, अपने देश में भी कम बिकेगा और एक्सपोर्ट भी कम होगा। ठीक है। और कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। अंग्रेज जो मशीन से सामान बनाकर ला रहे थे, वो हाथ से बने हुए सामान से कंपटीशन कैसे कर पा रहा था? मतलब ये जीत रहा था मशीन वाला सामान। लोग फैशन के चक्कर में, गुड लुकिंग, कूल, चीप और बेटर होने के चक्कर में इसको खरीद रहे थे, क्योंकि मशीन से बनाए हुए सामान की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, सस्ते में भी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और हाथ से बनाओगे सामान तो लंबे टाइम में बनेगा। और तीसरा रीजन है, अंग्रेजों ने रेलवे लॉन्च कर दिया, ये इनका बिजनेस और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। चलो, ये तो हैंडीक्राफ्ट बर्बाद करने की कहानी हुई। अंग्रेजों ने हमारे देश में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होने दी, स्लो ग्रोथ हुई। जैसे कि अंग्रेज की सरकार थी, तो जो सरकार होता है उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, एंटरप्राइजेस हैं, ये बहुत लिमिटेड थी। जैसे आज तुम देखोगे हमारे देश की सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं। कौन सी? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSNL। गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड करती है। अंग्रेजों ने उस टाइम बहुत कुछ प्रोवाइड नहीं किया था जो देश के लिए जरूरी होता है। इन्होंने सिर्फ पता है क्या प्रोवाइड किया था? जो अंग्रेजों के लिए ही जरूरी था। मतलब जो उनके इस्तेमाल में आ रहा है वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन्होंने रेल प्रोवाइड की तो रेल के लिए खुद यूज कर रहे थे, बिजली भी ज्यादा खुद यूज कर रहे थे, चिट्ठी भेजने का, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सिस्टम भी इन्होंने प्रोवाइड किया, लेकिन खुद के लिए। बस यही थे अंग्रेज, यही डेवलप किए अंग्रेज ने, लेकिन वो भी किसके लिए? खुद के लिए। समझे? ओके। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो लोपसाइडेड था। लोपसाइडेड का मतलब एक तरफा, यानी इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री थी भी तो वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। तो ये कंज्यूमर गुड्स थी, कैपिटल नहीं थी, तो एक तरफा हो गई, कंज्यूमर कंज्यूमर हो गई, राइट? तो दोनों होनी चाहिए। और कोई बेसिक और हैवी इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं होती। अगर कोई डेवलप हुई तो 1907 में टिस्को हुई। आज के टाइम में इसको टाटा स्टील बोलते हैं। कब हुई थी? 1907 में। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। चलो जी, अपना हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस चैप्टर में तुम्हें 6 सेक्टर पढ़ने हैं, 2 तुम कंप्लीट कर चुके हो, तीसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसको बहुत प्यार से समझाऊंगा, मजा भी आएगा, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देखो जी, मान लो आप भी जानते हो एक देश के इकोनॉमिक सेक्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। मान लो एक देश में 30 लोग रहते हैं, एग्जाम्पल है ये, एक देश में 30 लोग रहते हैं और 20 बंदे यहां काम करते हैं, 9 बंदे यहां काम करते हैं, 1 बंदा यहां काम करता है। तो मैं दोबारा बोलता हूं एग्जाम्पल को। मान लो एक देश में 30 लोग रहते हैं और ये 30 के 30 लोग वर्क फोर्स हैं, मतलब वर्किंग है। तो ये वर्किंग लोग को वर्क फोर्स बोलते हैं। एक देश की वर्क फोर्स अलग अलग सेक्टर में कितना काम कर रही है, यानी एक देश की वर्क फोर्स का जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग सेक्टर में कितना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब काम। तो कौन कौन सा काम किया जा रहा है? क्या लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं? क्या लोग फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं? क्या लोग सर्विस प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं? सर्विस जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टीचिंग, लॉयर, CA, ये सब सर्विस है, राइट? तो सच्चाई क्या थी? आजादी के टाइम पर इंडिया की जितनी भी वर्कफोर्स थी उसका 72.7% प्राइमरी सेक्टर में इंगेज था। इंगेज का मतलब बिजी था। और
10.1% फैक्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ था और 17.2 पोर्शन टर्शरी सेक्टर में लगा हुआ था। कोई पूछे कि इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था आजादी के टाइम पे, तो आप बताओगे इतना 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 डिवाइडेड था। पहला पॉइंट ये। कोई पूछ भी ले कि भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तुम बताओगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, रंग बदलेंगे यहां पर, तो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ये वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज में, अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर में। अब मुझे दिखाई देता है भाई ये तीनों सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बराबर का तो नहीं है यार, यहां पर बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत कम है, तो एक तरीके से ये अनबैलेंस्ड है। कैसा है? अनबैलेंस्ड। तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो ये अनबैलेंस्ड है। और बताऊं बात भाई, कुछ ऐसी जगह थी जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि पंजाब, यहां पर लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कर रहे थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। कुछ ऐसी जगह थी जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां पर लोग इंडस्ट्री में ज्यादा काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर ना के बराबर थी। तो इसको बोलते हैं रीजन, मतलब इलाका, इलाकों में कुछ भेदभाव थे, भेदभाव को बोल दिया वेरिएशन। इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन थी, कहीं पर सिर्फ इंडस्ट्री में काम हो रहा है, कहीं पर सिर्फ एग्रीकल्चर में हो रहा है, मिक्स कहीं नहीं हो रहा। मिक्स रहता है तो बढ़िया रहता है। तो पेपर में क्वेश्चन या तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आ जाएगी, या मेरा एक और फेवरेट क्वेश्चन यहां से स्टार मार्क करूंगा कि इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या स्टेट थी, क्या स्टेट थी भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राजे। आप देखोगे स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो पहली फीचर जो तुम ध्यान रखोगे, पहली फीचर कि एग्रीकल्चर सबसे मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, 72.7% ऑफ वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। काफी बच्चे अगर इसको याद ना करना चाहे वो ऐसे लिख सकते हो, 70 से 75% लोग इसमें इन्वॉल्व थे, नंबर नहीं कटेगा ट्रस्ट में, इतना लिख दोगे, ठीक है। ओनली 10.1% मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। तो इससे यह दिखाई देता है कि भैया एग्रीकल्चर में तो हद से ज्यादा इन्वॉल्व है और मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम है। तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस का पता लगता है, ये बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत बैकवर्ड था। और 17.2% आप इसको लिख सकते हो ऐसे 16 से 18%, इसको 10 से 11% लिख सकते हो, रट्टा ना मारना चाहो तो, ठीक है, सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थे, ओके। और ये दिखाई देता है कि ये बहुत अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, ठीक है। और एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा यहां पर, रीजनल वेरिएशन। इसकी जस्टिफिकेशन देखना जरा, देयर वॉज अ राइज इन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इन पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। इन तीनों राज्यों के अंदर एग्रीकल्चर में ज्यादा काम हो रहा था। लेकिन अगर बात करें बॉम्बे और मद्रास की, बॉम्बे उस टाइम बोलते थे लगभग पूरे महाराष्ट्र को और गुजरात को, और मद्रास बोलते थे पूरे साउथ इंडिया को, ठीक है। यहां पर आपको एग्रीकल्चर में फॉल देखने को मिलता था, इंडस्ट्री में राइज देखने को मिलता था। तो इस वजह से दोस्तों मैं पूरे चैप्टर की पिक्चर आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको लगभग 6 आइटम पढ़ने हैं, 3 कंप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बचे हुए 3 सेक्टर्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। चौथे नंबर पे फॉरेन ट्रेड नहीं, ये पढ़ते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इस पे आते हैं। तो आ जाओ जी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे, मजा भी आएगा आपको। देखो जी, डेमोग्राफी का मतलब पहले जान लो, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी। इंडिया की पॉपुलेशन को भी तो स्टडी करो, इंडिया की पॉपुलेशन को भी स्टडी करो। इंडिया की पॉपुलेशन हर 10 साल में एक बार काउंट होती है। कौन करता है इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट? आज के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफिशियल लेवल पे जानना, सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल ये पेपर में आ जाता है। सेंसस कब हुआ था ये दोस्त? 1881 में हुआ था, उसके बाद 1891, उसके बाद 1901, फिर हर 10 साल में होता आया है। तो जब जनसंख्या की काउंटिंग चल रही थी तो हमने ऐसे 1921 में जब काउंटिंग की तो उसके बेसिस पर एक चीज पता की, भैया हर 1921 के बाद काउंटिंग 31 में हुई, फिर 41 में, फिर 51 में। तो हमने आजादी के टाइम पर एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ
बहुत स्लो थी और 1921 के बाद कंपेयर किया जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई, है ना। तो इसलिए 1921 को बोल दिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डिवाइड वर्ड इसलिए यूज किया कि 1921 इंडिया की डेमोग्राफिक सिचुएशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी, 21 के बाद बहुत फास्ट हो गई। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो थी, उसके बाद बहुत फास्ट हो गई, तो डिवाइड हो गया बीच में। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब कि आगे कुछ बढ़ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डेमोग्राफी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दिस वाज द फर्स्ट फेज और इसे बोलते हैं सेकंड फेज। ये एमसीक्यू के तौर पे बहुत बार इधर उधर आ जाता है। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है तो इसे बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब ये फास्ट हो जाती है इसे बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बस इतना जान लो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो हमें यहां देखना है कि पॉपुलेशन कितनी गरीब थी, कितने पढ़े लिखे लोग थे, एक बंदा कितने साल तक जिंदा रह सकता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सब जानेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं, आजादी के टाइम पर, जैसे आज के टाइम पर बोले तो इंडिया में एक बंदा एवरेज बेसिस पर उम्मीद करता है कि वो 69 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, तो ये बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। आजादी के टाइम पर इट वाज 32 ईयर्स, 32 साल तक एक बंदा जिंदा रहने की उम्मीद रखता था, समझ रहे हो। यहां पर लिटरेसी रेट अगर बात की जाए तो हर 100 में से 16 बंदे पढ़े लिखे थे, पढ़ना और लिखना जानते थे, वो 100 में से 16 यानी 16% लिटरेसी रेट था। तो इसका मतलब 84% इलिटरेसी रेट। हाँ, और लड़कियों की बात करें तो फीमेल में सिर्फ हर 100 लड़कियों में 7 लड़कियां पढ़ना लिखना जानती थी, बड़े लेवल पे गरीब भी थी। तो देखते हैं पेपर में आएगा इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, तो उसके बारे में दो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था, ठीक है। कंडीशन देखोगे तो नंबर 1 पे बताऊंगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, कितनी थी, 32 ईयर्स। इससे पता लगता है कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर थी, हेल्थ केयर नहीं हो रही थी, लोग बीमार होते थे, मर जाते थे, हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे। लिटरेसी रेट, पढ़ने लिखने वाले लोग सिर्फ 16% थे, लड़कियों की बात करें तो 7% थी। लेकिन पेपर में कई बार आ जाता है लिटरेसी रेट मत बताओ, इलिटरेसी बताओ, तो 16% लिटरेसी है तो इलिटरेसी 84 हो गई, राइट। रैम्पेंट पॉवर्टी थी, रैम्पेंट का मतलब होता है ओवरऑल, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं यहां पर, 1 साल से कम के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम का बच्चा। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। अगर इंडिया में 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 218 मर जाते थे 1 साल से पहले, यह बहुत बुरी बात है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपने आप में एक डेमोग्राफी की, पॉपुलेशन की गलत फीचर को दिखाता है। आज के टाइम में ये लेस देन 30 है, 30 से भी कम हो गया है, लेकिन ये भी गलत ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 साल से कम उम्र में 218 बच्चे मर जाते थे हर 1000 में से। मान लो 1000 बच्चे 1 साल में पैदा हुए, 1 साल में क्या 1000 बच्चे पैदा हुए, बस ये मान लो, उसमें से कितने जिंदा बचेंगे, 218 लेस कर दो, समझे। तो ये बात थी। और बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40, तो 48 में से 40 माइनस करो, 8 आएगा, तो 8 का ही सर्वाइवल रेट था, लो सर्वाइवल रेट था, ठीक है। आ गया वो भाई, ये डेमोग्राफी हो गई। मैंने बोल दिया भैया इस चैप्टर के अंदर तुम्हें 6 आइटम पढ़ने हैं, 4 आपके कंप्लीट हो गए, ऊपर के 3 और ये वाला। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे, ये वाला पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात समझो, हम लोग, तुम्हें ये तो पता ही लग गया कि हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया प्राइमरी गुड्स, और कॉटन मान लो रॉ मटेरियल है, वो एक्सपोर्ट कर दिया, तो उससे क्या बनकर मिलेगा हमें, शर्ट, फिनिश्ड गुड। तो इंपोर्ट करते थे हम फिनिश्ड गुड। ये तो मानते होंगे अंग्रेजों ने इंडिया को महज रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया
और फिनिश गुड का इंपोर्टर बना दिया। यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, अंग्रेजों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डुअल मोटिव क्या था? डुअल मोटिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहला यह था कि इंडिया को एक्सपोर्टर बना दो रॉ मटेरियल का, और दूसरा मोटिव यह था इंपोर्टर बना दो फिनिश्ड गुड का। इस बात को ध्यान रखना भाई, मैं लिख भी देता हूं, पेपर के अंदर ये अलग से आ जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे पढ़ाना था लेकिन मैंने अब पढ़ा दिया आपको, कोई बात नहीं। फिनिश्ड गुड बोल दो, फाइनल गुड्स बोल लो, एक ही बात है। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो मोर देन 50% ब्रिटिश कंट्री से ही होता था। जब एक देश के साथ तुम्हारा मोर देन 50% ट्रेड हो रहा है ना, तो ये मान के चलो उस देश ने अगर ट्रेड बंद कर दिया तुम्हारे साथ तो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कैसे? मान लो अंग्रेज हमारे देश से रॉ मटेरियल नहीं लेके जाएंगे तो नुकसान कैसे होगा? हम अपने देश में फैक्ट्री डाल लेंगे, फैक्ट्री 2 दिन में नहीं डलती। अंग्रेजों ने हमें बनाई ऐसा दिया था कि रॉ मटेरियल यहां पड़ा है, ये नहीं बिका तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो? और क्या था, जो भी मान लो हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, भाई इंडिया से एक्सपोर्ट होता था बहुत कुछ, अब बहुत सारी कंट्री में होता था, ज्यादा अंग्रेजों में होता था, बाकी सिलोन, पर्शिया, चाइना सब में होता था। जो भी हम ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। इस पैसे को अंग्रेज हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि इस प्रॉफिट को अंग्रेज यूज करते थे खुद के एम्प्लॉइज की सैलरी देने में, यानी खुद के ऑफिस को चलाने में। अंग्रेजों की लड़ाइयां चल रही थी, बहुत सारी जगह वॉर चल रहे थे, तो वॉर में बम, गोला, बारूद खरीदने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे ट्रेड सरप्लस का मिसयूज किया। तो दादा भाई नौरोजी ने इस मिसयूज को बोल दिया, क्या बोला पता है? इस वाले मिसयूज को दादा भाई नौरोजी बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी, ड्रेन का मतलब बहा के ले जाना। तो अंग्रेज हमारी वेल्थ को बहा कर ले गए, हमारे ही पैसे को अपने लिए यूज कर लिया। तो फॉरेन ट्रेड के अगर हालात पूछे जाएंगे तो आपको फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक फैक्ट याद होना चाहिए कि अंग्रेजों ने एक पानी का रास्ता बनाया था ब्रिटेन और इंडिया के बीच में 1869 में। इस रास्ते को सुएज कैनाल बोलते थे। और जैसे एक वर्ड होता है, तुम जानते हो ये मैगी नूडल्स है, मैगी नूडल्स की कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन क्या है? तो तुम पूछोगे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? दोस्त, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि मैगी में क्या इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? मसाला है, वो मैदा है, 2-4 आइटम हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह। तो मैगी के अंदर ये था, मैगी के अंदर ये। इंडिया के फॉरेन ट्रेड में क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा एक्सपोर्ट में क्या था और इंपोर्ट में क्या था। मैं पूछूं कि आपकी डेली खाने की कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप बताओगे ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है। मैं पूछूं इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप बताओगे एक्सपोर्ट में क्या है और इंपोर्ट में क्या है। एक वर्ड और, चलो वर्ड तो वर्ड खेलते रहेंगे। फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन देख लेते हैं। पहला कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आप बताओगे इंडिया एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का। प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, शुगर वगैरह ये सब। और इंडिया इंपोर्टर था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, बनी बनाई चीजें अंग्रेजों से इंडिया के अंदर आती थी। ठीक है, अगला इंडिया के फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन कैसा था, किस तरफ था इंडिया का फॉरेन ट्रेड, किस देश के साथ था। तो हम बोलते हैं अंग्रेजों की ही बेसिकली तुम मान के चलो मोनोपोली है। मोर देन 50% ट्रेड हम अंग्रेजों के साथ करते थे, बाकी छोटा मोटा ट्रेड हो तो चाइना, सिलोन और पर्शिया के साथ करते थे, छोटा मोटा ट्रेड। और दादा भाई नौरोजी ने बोला था द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया की वेल्थ को ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि किस लिए यूज कर रहे थे? अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, मतलब अपने ऑफिस रन करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए, ठीक है, वॉर में एक्सपेंसेस करने के लिए, कोई भी इनविजिबल आइटम इंपोर्ट करना हो, कोई सर्विस इंपोर्ट करनी हो उसके लिए। इनविजिबल आइटम सर्विस को ही बोलते हैं। कोई इंपोर्ट करनी हो तो उसके लिए। कहां से इंपोर्ट? अमेरिका से करनी हो, क्या पता। अंग्रेज अपने लिए यूज कर रहे थे। तो कुल मिला के मैंने बोला इस चैप्टर में आपको 6 सेक्टर पढ़ने हैं, 5 हो गए, अब कौन सा बचा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जानेंगे दोस्त। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज। क्या? बेसिक फैसिलिटीज, ऐसी फैसिलिटीज जो हमारे बिजनेस को इंप्रूव करे, फैसिलिटीज दैट इंप्रूव बिजनेस। तुम्हारी फैक्ट्री है, बिजनेस है, इसकी इंप्रूवमेंट के लिए मशीन लानी है, मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो पावर अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर है। माल तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक या ट्रेन चाहिए, रेलवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तुम्हें बंदरगाह यानी पोर्ट चाहिए, पोर्ट,
बंदरगाह होता है जहां पर पानी के जहाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो टेलीग्राफ, पोर्ट्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन सोर्सेस, ये सब अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में डेवलप किए गए। इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या इन्होंने इंडिया को डेवलप करने के लिए ऐसा किया? नहीं 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 नहीं, इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि इन सबको यूज करना था अंग्रेजों को। भाई अंग्रेज भी तो इंडिया में रह रहे थे, तो वो अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की। पर्पस क्या था? इंडिया की डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि अपना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना था, अपने ही बिजनेस को बूस्ट अप करना चाहते थे। उन्होंने इंडिया में बताऊं बैंकिंग सिस्टम भी दिया, बहुत कुछ दिया। एक एक करके देखते हैं। अंग्रेजों ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो किया है इंडिया के लिए, लेकिन दीज कंट्रीब्यूशंस वर नॉट इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर, ये जानबूझकर नहीं किया था, बट प्योरली टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। वो खुद अपने देश का भला चाहते थे, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहते थे। जैसे कि बात की जाए, अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड की, स्पेशली रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1850 में। इंडिया में पोर्ट्स बनाए, इंडिया में चिट्ठी विट्ठी की पोस्टल टेलीग्राफ सर्विस चालू करी। इंडिया में उन्होंने एक ऑफिशियल सेटअप, सीनियर, जूनियर, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, ऐसे रिलेशंस, ऑफिस में मैनेजर सब इन्होंने बताया, एक ऑफिशियल सेटअप करके दिया। इंडिया में बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम ये लेकर आए, रुपया करेंसी सब ये लेकर आए। तो इतनी सारी फीचर्स आज हमारे काम आती हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर हमारे लिए नहीं बनाई थी, अपने लिए बनाई थी। समझे अब मेरी बात को? इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं दोस्त। कुछ फैक्ट्स आपको धीरे धीरे यहां पर बताता हूं मैं। देखो जी, इस चैप्टर में आप सोचोगे चैप्टर खत्म हो गया, नहीं नहीं, बहुत सारी बातें रह गई हैं। आप प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, इस चैप्टर के फैक्ट चेक कर लो। 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई, बता दिया मैंने। इसके बाद आप देखोगे 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ, ठीक है जी। 1852 में फर्स्ट पोस्टल स्टैंप, इंडिया की पहली जब तुम चिट्ठी भेजते हो ना, तो चिट्ठी के ऊपर एक स्टैंप लगानी पड़ती है। तो इंडिया की पहली पोस्टेज स्टैंप 1852 में बनी, ठीक है जी। 1854 में पहला रेलवे ब्रिज बना। भाई कभी कभी तुमने देखा होगा, रेल जा रही होती है एक ब्रिज पे से, नीचे नदी नहर होती है। तो पहला रेलवे ब्रिज इंडिया का 1854 में बना। ये एनसीईआरटी में दिए हुए फैक्ट हैं, बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अब गूगल मत करना यार, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इससे नंबर मिलेंगे तुम्हें, फोटो भी एनसीईआरटी में। 1854 में ये बना। 1869 में सुएज कैनाल बनी। 1881 के अंदर पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी। 1932 में टाटा एयरवेज बना। क्या बना? टाटा एयरवेज। टाटा एयरलाइन बनी थी। आज के टाइम में इस टाटा एयरलाइन की स्टोरी सुन लो जरा। भाई 1932 में टाटा ने सबसे पहले एयरलाइन चलाई इंडिया में। जब देश आजाद हुआ तो इसको इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब गवर्नमेंट ने। इस एयरलाइन का नाम रख दिया एयर इंडिया। अब सरकार भी नहीं चला पाई, आज फिर से ये टाटा के कब्जे में ही है, ठीक है, टाटा के पास वापस आ गई है, ठीक है जी। ये कुछ फैक्ट चेक्स हैं, ओके रिपोर्ट है। और सुनो, अभी तो इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सुनना है आपको। देखो दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब सन 1900 से लेकर 1950 के बीच में कुछ इकोनॉमिस्ट रहे थे जिन्होंने हमारे देश की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की। पर कैपिटा इनकम बोलो, पर कैपिटा आउटपुट बोलो, पर कैपिटा जीडीपी बोलो, इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो इन सब में जो मेजर इकोनॉमिस्ट थे उनके नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं। यह पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट किया जाता है। लो जी, ये 5 इकोनॉमिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, वीकेआरवी राव, आरसी देसाई, ठीक है जी। इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने एफर्ट किए कैलकुलेट करने के लिए, और इन सब में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इकोनॉमिस्ट वीकेआरवी राव रहे हैं। इन्होंने देखा कि इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है ये अराउंड 0.5% से ग्रो कर रहा है, और जो इंडिया का टोटल नेशनल आउटपुट है वो लेस देन 2% से ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था, टोटल आउटपुट था, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर 1950 में
कितना था? लेस देन 2%। कितना था? लेस देन 2%। ये लिखा लेस देन, यहां लिख देंगे 2%। और देख लो ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट था, द नोटेबल इकोनॉमिस्ट, जिसके एस्टीमेट पर कैपिटा इनकम के बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इंडिया की पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम कैलकुलेट की, सबसे बेस्ट किसके माने जाते हैं? तो बताया था थोड़ी देर पहले, वीके आरवी राव के ही बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है जी, पेपर में आ जाएगा। लैंड टेन्योर सिस्टम कौन सा है? जमींदारी, महलवाड़ी, रेतवाड़ी, तीनों ही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी है भैया। ठीक है, कोई पूछे वीके आरवी राव के सर फुल फॉर्म बता दो, तो विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। फुल फॉर्म जान के आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पेपर में फुल फॉर्म नहीं आएगी। चलो जी, और जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक जानोगे नहीं। कुछ एमसीक्यूज यहां से करने जरूरी हैं, फैक्ट चेक भी होंगे, कुछ चीजें इंप्रूव भी होंगी। देखो भैया, आपसे पूछ लेगी फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? मलमल खास, मलमल शाही, मलमल, ये तीनों ही थे। इसको ही मुस्लिन बोलते थे। डक्का ढाका में बनती थी, डक्का ही मुस्लिम भी बोलते थे। ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछ ले, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई? चुपचाप बोल देना 1850 में। अगला पूछ ले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी आजादी के टाइम पर? बोलना 32 साल। ठीक है, तुमसे पूछे टिस्को कब स्टैब्लिश हुई? बोलना 1907। तुमसे पूछे कि इंडिया में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ? बोलना 1881। तुमसे कोई पूछ ले कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस था, उसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता था? ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते थे दादा भाई नौरोजी। जो ट्रेड सरप्लस था इंडिया का, वो अंग्रेज अपने वॉर के एक्सपेंसेस में यूज करते थे, अंग्रेज अपने लोगों को सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज करते थे, और जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट को घाटा होता था उस घाटे को पूरा करने के लिए भी यूज करते थे। बहुत सारे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे बदल के आ जाता है, पढ़ाया कुछ और आ कुछ और गया, इसलिए एमसीक्यू कराने जरूरी होते हैं। डी वाला आंसर हो जाएगा, सारे ही इसके रीजन बन रहे हैं। ठीक है जी। अब तो बोलोगे सर इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन आंसर और करा दो, एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। तो दोस्त देख लो, आपके लिए क्वेश्चंस और आंसर बिल्कुल सही ट्रिक से लगाए हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और भी कराना चाहूंगा। ये लो जी, देखो जी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कितने सेक्टर में डिवाइड किया जाता है? हाउ मेनी सेक्टर्स? 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में लिखा है, कहीं आप ना भूल जाओ, कोई चलाक लोमड़ी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रिटिश इंडिया यानी जब अंग्रेजों का राज था, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कितने सेक्टर में डिवाइडेड था? अंग्रेजों ने इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 2 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ था। कौन सा? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। जो सेकेंडरी था ना, उसको ही वो टर्शरी और सेकेंडरी दोनों बोलते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 2 सेक्टर में डिवाइडेड था। आज पूरे वर्ल्ड में 3 में है, 3 ही होते हैं। पहले सर्विसेज बहुत कम होती थी ना। ठीक है जी, ओके जी। पूछ लिया, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट क्या थी? अराउंड 0.5% पर कैपिटा वाली, टोटल आउटपुट की लेस देन 2%। ठीक है जी। और सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम बताओ? टर्शरी सेक्टर। कितने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए यहां पर। ठीक है जी। तो दोस्त, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात हो गई। देखो जी, ये लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है इसका आंसर। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है? ये लिखा क्वेश्चन, ये लिखा आंसर, ये लिखा क्वेश्चन, ये लिखा आंसर, क्वेश्चन आंसर। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कैसे दोगे, कितने नंबर का आएगा, पॉइंट कैसे बनाओगे, पूरे प्रॉपर लिखे हुए हैं आपके लिए। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ढंग से ध्यान रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर क्रिएट कर दिए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ लो और बढ़िया से अपना आंसर मैनेज करो। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इन 6 सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर आपके एग्जाम में आ सकता है। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। बस आपके प्यार की हमेशा जरूरत रहती है। आपकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल पे अब तो पूरे भारत के अंदर चर्चे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ लव। और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा टाटा टाटा।